वक्फ से मुतालिक 2 बिल आज लोकसभा में किए जाएंगे पेश। 1955 में बनाए गए वक्फ एक्ट में 40 से ज्यादा तरमीम की हैं तजवीज। अपोजिशन का मुतालबा पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए बिल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत वेलिंगटन में बैनुल-अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा कि हिंदुस्तान ने तालीम के मैदान में की है काबिल जिक्र तरक्की। तालीम को बताया समाजी तब्दीली और कौम की तामीर का अहम जरिया। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम आज पहुंचेगी श्रीनगर। सियासी जमातों से होगी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए 30 सितंबर तक तय की है आखिरी तारीख। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में लिए गए फैसलों का ऐलान आज। पॉलिसी रेट में तब्दीलियां होंगी या नहीं, इसका फैसला आज। बांग्लादेश में आज नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की क़यादत में उबूरी हुकूमत लेगी हलफ। बांग्लादेश में तशद्दुद अब भी जारी। विनेश फोगाट ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली। सोशल मीडिया पर लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। तुम्हारा ख्वाब मेरी हिम्मत सब कुछ टूट चुके, अब मुझ में इससे ज्यादा ताकत नहीं। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में तारीख रकम करने से सिर्फ एक कदम दूर। अब उनकी नजरें लगातार दूसरी बार सोने पर मरकूज, जबकि हिंदुस्तानी हॉकी टीम कांसे के तमगे के लिए स्पेन से करेगी मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। और भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। आपका ख्वाब मेरी हिम्मत सब टूट चुके और इससे ज्यादा कुव्वत नहीं रही। अब अलविदा कुश्ती। 2001-2024 में हमेशा आप सबकी मकरूज रहूंगी, मासरत। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में पहुंची थी और यहां फाइनल मैच की सुबह ही उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा था, जिसकी वजह से विनेश को इवेंट से ही नाअहल करार दे दिया गया था और विनेश ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेनी पहलवान को 7 से शिकस्त दी थी और सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। सेमीफाइनल के मुकाबले में विनेश ने क्यूबा की लोपेज जिगामाना को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जिसकी वजह से पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तमगा यकीनी हो गया था। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खातून रेसलर थी। विनेश ने भारत के लिए 3 ओलंपिक में हिस्सा लिया है और विनेश फोगाट ने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ खेल के उमूर से मुतालिक सालिसी अदालत में अपील की है। CAS इस मामले पर आज अपना फैसला सुना सकती है। विनेश ने मुश्तरका तौर पर ओलंपिक में चांदी का तमगा देने का मुतालबा किया है और इससे कबल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन ने भी इस मामले पर अपना एहतजाज दर्ज किया। आपको बताते चलें कि सालिसी की अदालत एक बैनुल-अक़वामी इदारा है और इसका काम खेलों से मुताल्लिक़ तमाम कानूनी तनाज़ात को हल करना है। और जहां पेरिस ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए एक अहम दिन है और आज के मैचों की बात करें तो सबकी नजरें नीरज चोपड़ा पर मरकूज होंगी। भारत के जेवलिन फेंकने वाले नीरज चोपड़ा आज देर रात ओलंपिक में अपना लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। नीरज ने क्वालिफिकेशन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और पहले ही कोशिश में वो यहां से 89.34 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था।
भारतीय मर्दों की हॉकी टीम आज कोलंबस के यूएस डू मैन्योर स्टेडियम में कांसे का तमगे के लिए स्पेन से मुकाबला करेगी। भारत मुसलसल दूसरी बार कांसे के तमगे के लिए मुकाबला करेगा। हॉकी रैंकिंग में 5वें नंबर पर मौजूद भारत को मंगल को सेमीफाइनल में आलमी नंबर 2 टीम जर्मनी के खिलाफ 2-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और इसके अलावा गोल्फ में आदित्य अशोक और दीक्षा डागर खवातीन के इनफरादी स्ट्रोक प्ले के दूसरे राउंड के मैच खेलेंगी। दीक्षा डागर पहले राउंड के बाद T7 नंबर पर हैं और जबकि आदित्य अशोक ने पहले राउंड में T13 मकाम पर रहीं। और पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी ज्योति याराजी खवातीन की 100 मीटर हर्डल के रैप चेस राउंड में हिस्सा लेंगी। वो सेमीफाइनल में जगह के लिए रैप चेस राउंड में मुकाबला करेंगी और वो ओलंपिक में 100 मीटर हर्डल दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय खातून एथलीट हैं। और कुश्ती में भारत की अंशु मलिक खवातीन के 57 किलोग्राम जुमरे के आखिरी 16 में मैदान पर उतरेंगी। अगर वो जीत गईं तो आज ही क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। मजीद खबरों की जानिब भी रुख कर लेते हैं, जहां लोकसभा में आज 2 बिल पेश करने के लिए फहरिस्त बंद है। वफ़ तरमीमी बिल 2024 और मुस्लिम वफ़ मनसूख बिल 2024 ऐवान में पेश किए जाएंगे। दोनों ही बिल अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू पेश करेंगे और इसके अलावा ऐवान में 2 बिल ज़ेरे गौर-ओ-खौस और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। ये बिल इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024 और रियासत गोवा के असेंबली हल्कों में दर्जे फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी के असर नौ बिल 2024 और इसके अलावा वक्फ सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से मुख्तलिफ कानून साजी के कामों के साथ कई अहम सवालात पूछे जाएंगे। और बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में आज 1 बिल वापसी के लिए और 2 बिल गौर करने के बाद वापसी के लिए फहरिस्त में शामिल हैं। वफ़ इमलाक पर गैर कानूनी कब्जा करने वाले के बेदखली बिल 2024 राज्यसभा में वापस ले लिया जाएगा और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर तखसीस बिल नंबर 3 और 2 2024 को गौर के बाद वापस कर दिया जाएगा और इसके साथ ही वक्फ सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से मुख्तलिफ कानून साजी के कामों के साथ कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सदर मुफ्ती शमून कासमी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो मुल्क के साथ साथ मुसलमानों को भी पीछे ले जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में तरमीम करके कांग्रेस ने वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया बल्कि अपने मद्दाहों को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में अब जो तरमीम हो रही हैं वो वक्फ के लिए ज़रूरी है। कांग्रेस ने अपने 60 साल के कार्यकाल के अंदर देश को पीछे किया और ख़ास तौर से मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा और मेन स्ट्रीम से काटने का कांग्रेस को फ़ायदा ये हुआ कि वो वोट बैंक बने रहे। वक्फ बोर्ड को बजाय इसके कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसका संरक्षण होता, उसे अथाह पावर दे करके उन्हें खुश किया और अपने चहेतों को, अपने करीबी लोगों को ये पुरस्कार के तौर से दिया और उन्होंने उसका मिसयूज किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं इस देश के कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन के बाद वक्फ का जो सही इस्तेमाल है वो होगा और जो तुष्टीकरण की नीति है उस पर अंकुश लगेगा। और हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर और हरियाणा वक्फ बोर्ड में तवील अरसे तक काम करने वाले हनीफ कुरैशी ने भी वक्फ बोर्ड में इस्लाहात की ज़रूरियात का इजहार किया। मुझे लगता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यूज़ ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इसके लिए जो प्रोसीजरल चेंजेस किए जा रहे हैं उनकी काफ़ी समय से मुझे लगता है ज़रूरत थी और ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि जितने भी हमारे चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट के, चाहे वक्फ बोर्ड के लोग हैं, वो सब मिल के और इन मामलों को समझें
और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ की हो, जिससे कि वक्फ बहुत लोगों के भलाई के काम कर सकता है, बहुत एजुकेशन के लिए काम कर सकता है, हेल्थ के लिए काम कर सकता है, सोशल सेक्टर में काम कर सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान अगर हम देंगे तो एक सोशल मूवमेंट की तरह वक्फ एक्ट के द्वारा जो निकली हुई प्रोविजंस हैं, उनसे मुझे लगता है ये सब बहुत एम्पावर होने वाली हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान सदर जमहूरिया ने तालीम के मकसद पर रोशनी डालते हुए कहा कि तालीम किसी भी कौम की तरक्की का संग बुनियाद है। सदर जमहूरिया ने कहा कि तमाम उलूम व फ़नून का भारत मरकज़ रहा है और भारत ने तालीम के मैदान में गैर मामूली तरक्की की है। अपने खिताब के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 21वीं सदी में भारत में तालीम के मैदान में होने वाली तरक्की के साथ साथ बढ़ती हुई शरह ख्वानदगी पर भी रोशनी डाली। Education is not just an individual endeavor, but also a vehicle for social change and nation building. Education should be creative and touch all aspects of people's life, be it economic, intellectual, artistic, economic, social, or spiritual. Education enables society to create leaders, thinkers, guides, protectors, and keepers of the conscience of society. Education is the cornerstone of a nation's progress and advancement. और न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मावरी फन की अक्कासी करने वाला एक यादगार पेश किया गया। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया मुर्मू ऑकलैंड से न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन पहुंची, जहां उनका रस्मी इस्तकबाल किया गया और उन्हें रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डेम सेंटिकीरो से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को भी सराहा। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज आखिरी दिन है। आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। दरअसल इस मीटिंग में रेपो रेट के बारे में फैसला लिया जाता है और अंदाजा है कि 6 रुकनी मॉनेटरी आरबीआई की पॉलिसी कमेटी मुसलसल 90 साल पॉलिसी का ऐलान करेगी। रेपो रेट पर जूं का तू बरकरार रखा जा सकता है। काबिल जिक्र है कि मई 2022 से फरवरी 2023 के दरमियान रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट का इजाफा करके 6.5% करने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने गुज़िश्ता 8 पॉलिसी जायजा इजलास में रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 6 अगस्त को शुरू हुई थी। और जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की टीम आज से रियासत के 2 रोज़ा दौरे पर होगी। यहां टीम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेगी और इसके साथ ही कमीशन के अहलकार मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग करेंगे और इंतखाबी अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सियासी मुशावरत के अलावा ये टीम मुख्तलिफ अजला के मजिस्ट्रेट और SP समेत सिविल इंतजामिया के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दरहकीकत सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन दी है। और केजरीवाल की एक्साइज पॉलिसी घपले से मुतालिक सीबीआई केस में सीबीआई की अदालती हिरासत आज खत्म हो रही है। 25 जुलाई को राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अदालती हिरासत में 8 अगस्त तक की तौसीह कर दी थी। उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को और सीबीआई ने 26 जून को बदउनवानी के मामले में गिरफ्तार किया था। काबिल जिक्र है कि केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिल गई है और सीबीआई केस से मुतालिक जमानत की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में जेरे इल्तवा है। और कल देर रात दिल्ली के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाइस कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए और लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना
पड़ा। राजधानी दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 10 अगस्त तक मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कई अजला में बारिश का मौसम जारी है। प्रयागराज में मुसलसल बारिश की वजह से गंगा के पानी की सतह में भी इजाफा हुआ है। शहर के कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। प्रयागराज का कदीम पड़ा हुआ हनुमान मंदिर भी पानी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने आइंदा नीट पीजी 2024 इम्तिहान के पेपर लीक होने की खबरों को गलत और गुमराहकुन करार दिया है। NBEMS के मुताबिक कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए उम्मीदवारों को पैसों के एवज सवालात फराहम करने के झूठे दावे कर रहे हैं, जिसके बाद इन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा मेडिकल साइंसेज इम्तिहानात के कौमी बोर्ड ने कहा है कि नीट पीजी 2024 के सवाली पर्चे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। NBEMS ने इन झूठे दावों की तरदीद की है और दरख्वास्त गुजारों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। और उन्होंने एक बयान में कहा है कि दरख्वास्त दहंदगान को ऐसे अनासिर से गुमराह नहीं होना चाहिए जो आइंदा नीट पीजी 2024 के सवालात तक रसाई हासिल करने का दावा करके उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। NBEMS ने उम्मीदवारों से यह भी कहा है कि वो सवालिया पर्चा फराहम करने के झूठे दावे करने की सूरत में शिकायत दर्ज कराएं। और 8 अगस्त को भारत छोड़ो तहरीक की 82वीं सालगिरह मनाई जा रही है, जो आज़ादी की जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। भारत की आज़ादी में इस तहरीक की तारीखी अहमियत और असर बहुत वसी रहा है। ये तहरीक तकरीबन 80 सालों से नस्लों को मुतासिर करती आ रही है। भारत छोड़ो तहरीक से मुतालिक हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। 8 अगस्त 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महात्मा गांधी की क़यादत में भारत छोड़ो तहरीक शुरू की और इसके बाद ब्रितानवी राज के खिलाफ फौरी आज़ादी का मुतालबा पूरे मुल्क में गूंजने लगा और महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे के साथ सिविल नाफरमानी की लहर मुल्क के कोने कोने में फैल गई। भारत छोड़ो तहरीक भारत की जद्दोजहद आज़ादी में एक अहम मोड़ थी। पिछली तहरीकों के बरअक्स ये एक अवामी बगावत थी जिसमें तलबा, किसानों, खवातीन और बच्चों समेत समाज के तमाम तबकात ने हिस्सा लिया और किसी भी कीमत पर आज़ादी हासिल करने के लिए भारतीयों के अज़्म को जाहिर किया। आज जद्दोजहद आज़ादी की ये कहानियाँ स्कूली निसाब के हिस्सा हैं जो मुल्क की नौजवान नस्ल को जद्दोजहद आज़ादी से रूशनास कराने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वहीं बसारत से महरूम बच्चों के लिए खुसूसी ब्रेल किताबों के जरिए इस तहरीक के बारे में जानना आसान हो गया है। The word Quit India in itself speaks volumes. People of India wanted freedom and Swaraj at no cost. Nobody bothered about losing their lives. The only thing that motivated them was, we will all join together and make our country free from the British yoke. Children of the age group of 8 and 20, they came out and they didn't care for their lives. What is important when women came forward? Across our country, women who were in different age group, 15, 16, they all came out and they were part of the entire movement. The movement spearheaded not only in the urban areas but even in the countryside. अपनी अदम तशद्दुद की शक्ल में ये एक ऐसी ताकतवर तहरीक थी कि इसने ब्रितानवी हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं, जिसकी वजह से इस तहरीक को ब्रितानवी हुकूमत के सख्त जबर का भी सामना करना पड़ा था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बहुत से अजीम मुजाहिदे आज़ादी गिरफ्तार हुए। वहीं अंग्रेजों ने सहाफत की आज़ादी पर सख्त पाबंदियां लगाईं, लेकिन ब्रितानवी राज की तमाम तर जाबिराना पॉलिसियों के बावजूद मज़ाहमत के जज्बे को कुचला ना जा सका। The Quit India movement is a powerful reminder of how collective ideas can lead to success. Even today, it inspires us to stand up against injustice, violence, not just in India, but all around the world. भारत छोड़ो तहरीक सिर्फ नौ आबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ लड़ाई नहीं थी,
ये आज़ादी के लिए भारतीय अवाम के गैर मुतज़लज़ल जज्बे का सबूत थी। आज जब हम इस दिन को याद कर रहे हैं, ये जरूरी है कि इस तहरीक के अक़दार में मौजूद इत्तेहाद और आज़ादी की भावना पर भी गौर करना अहम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत आज हलफ उठाएगी। उबूरी हुकूमत नोबल इनाम याफ्ता और मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात मोहम्मद यूनुस की क़यादत में हलफ उठाएगी। मुल्क के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा ने कहा है कि हुकूमत की 15 अरकान पर मुश्तमिल मुशावरती कौंसिल होगी। आर्मी चीफ ने यह भी दावा किया है कि मुल्क भर में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आ रही है और आइंदा 3 से 4 रोज़ में हालात मामूल पर आ जाएंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पीर को साबिक वजीर आजम शेख हसीना के इस्तीफे के बाद मंगल को पार्लियामेंट तहलील कर दी। बांग्लादेश रवानगी से कबल पेरिस के हवाई अड्डे पर खिताब करते हुए यूनुस ने कहा है कि हुकूमत के सरबराह की हैसियत से उनकी तरजीह मुल्क में मामूलात को बहाल करना होगी। वो पहले दिन से कोशिश करेंगे कि मुल्क में हालात मामूल पर आएं और तमाम तर मुतासरीन को इंसाफ मिले। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले पर अगर नजर डालें तो तमाम अखबारात ने विनेश फोगाट की खबर को ही अपने अखबार की शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की भी यही सुर्खी है कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं, जिसके बाद पूरे मुल्क भर में एक गम की लहर है और ये खबर अखबार ने शाया की है। आगे की खबर भी जान लेते हैं। बांग्लादेश के हवाले से यहाँ पर खबर है, बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत कायम हो गई है जहाँ मोहम्मद यूनुस होंगे। आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां राज्यसभा की 12 सीटों के लिए इलेक्शन का ऐलान हो गया है और 3 सितंबर को वोटिंग होगी। आगे बढ़ते है, बिहार कांस्टेबल भर्ती इम्तिहान में कई जगहों से धांधली की शिकायतें आई हैं। इम्तिहान मराकज के बाहर कुछ अफराद यहां पर चिट बनाते हुए नजर आए, मोबाइल से सवालात देखकर जवाब लिखते हुए नजर आए और इन तमाम धांधलीबाजों की जो है गिरफ्तारी हो गई है। आगे बढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली से खबर है, जहां राजधानी दिल्ली में किताब मेला शुरू हो गया है। नौजवानों को मुल्क के मुस्तकबिल से जोड़ता है ये किताब मेला और प्रगति मैदान में भारत मंडपम में मेले के इफ्तिताई तकरीब में IAS अर्जुन खिताब उन्होंने कहा है कि ये किताब मेला जो है नौजवानों को मुल्क के मुस्तकबिल से जोड़ता है। ये खबर जान लेते हैं, बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है कई सनतें यहाँ पर मुतासिर, कई कारोबार मुतासिर हुए हैं और आपको बता दें कि शीशा जो है उसको काफ़ी भारी धचका लगा है। दरअसल काफ़ी बड़ी तादाद में जो है चूड़ियाँ जो हैं या शीशे की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है वो वहाँ के जो हाल उनका असर बहुत गहरा पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश की खबर है और इतनी बारिश हुई है यहाँ पर कि 3 अफराद सैलाब में डूबकर जा बहक हो गए हैं। खबरात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।